हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आप लोगों के सपोर्ट के वजह से इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एंड प्लीज़ ये जो सब्सक्राइबर नंबर है इसको जल्दी से जल्दी 500 कर दीजिए। एक छोटी सी विश है आप सभी से। अगर इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आगे जाके बहुत सारे जो सेशन है वो लेकर आऊँगी एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो इसीलिए इस चैनल से आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा। तो यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से। तो आज का जो सेशन है वो क्या है वो देख लेते हैं। सो आज Q1 एंड Q2 का सेशन करेंगे। इसमें हम फंसते हैं एंड कभी कभार टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं। राइट, प्री और मेंस में ये भाई साहब दिखाई देते हैं। ये भाई साहब ग्रुप में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज ये सेशन पूरा देखिएगा, ठीक है। सो आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। So the first question is a by b is a fraction value. बहुत बढ़िया. If reverse of this fraction is subtracted from the fraction value, then the answer is 11 by 30. ठीक है. तो a by b is a fractional value. तो इसका रिवर्स क्या होगा? b by a. So अगर हम ये माइनस करेंगे तो this is equal to 11 by 30. So ठीक है. तो a and b both are positive integer and less than 8. So a and b ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1, 2 से लेकर 7 तक, क्योंकि ये लेस देन 8 है। सो 1 से लेकर 7 तक ही a एंड b का जो वैल्यू है वो होगा। तो चलिए इसमें अब देखते हैं। दिस इज a एंड b एंड ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 11 बाई 30। तो अब देखिए हम a एंड b का आंसर यानी जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 1 में जो a माइनस 4 एंड क्वांटिटी 2 में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी a एंड b का जो वैल्यू है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे हम करेंगे वो? हम थोड़ी ना 1, 2 से लेकर 7 तक जो नंबर्स दिया हुआ है वो हम पुट करके अगर देखेंगे तो पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे a एंड b मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ठीक है। तो और जो a एंड b ये 30 के बराबर है। तो 1 से लेकर 7 तक किस 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 30 होगा। 5 एंड 6 सिर्फ इस दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो ही इक्वल टू 30 होगा। तो ये कंफर्म a एंड b 5 और 6 होगा। तो a क्या होगा और b किसका वैल्यू होगा वो हमको कैसे पता चलेगा? देखिए ये पॉजिटिव है और बड़े से अगर हम छोटा जो डिजिट है वो हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी a बाई b इज ग्रेटर देन b बाई a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी पता चलेगा कि a b से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि जो ऊपर रहता है वो अगर जो नीचे रहते हैं उसमें से बड़ा होगा तो ये डिजिट बड़ा होगा और इसका रिवर्स इससे छोटा होगा। और अगर इससे भी नहीं पता चलता है तो ये क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। a बाई b देखिए ये इससे बड़ा होगा। तो 1 मिनट, हाँ, तो देखिए ये a स्क्वायर
is greater than b square. So इसका मतलब a square minus b square is greater than 0. So a is greater than b. यानी जो a है उसका वैल्यू 6 एंड जो b है उसका वैल्यू 5. ठीक है, तो देखिए ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट, हाँ तो देखिए हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होगा, 11 होगा, जो कि इससे बराबर है. तो a एंड b का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है. तो क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 पे हम चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा होगा. तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, और ये देखिए ये जो दिस वन इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगर इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे 4ab है, तो दिस वन इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू कितना है, 6 है, और b का वैल्यू 5 है, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2. सो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball contains 3 red ball, X green ball and 7 blue balls. Number of green balls are greater than number of red balls but less than number of blue balls. यानी जो X का वैल्यू है ये 3 से बड़ा and 7 से छोटा होगा. तो X का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, 3 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी 4, 5 एंड 6, ये 3 वैल्यू हो सकता है x का. उसके बाद क्वांटिटी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द बॉक्स. ठीक है, और जो क्वांटिटी 2 वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल फ्रॉम द बॉक्स. सो क्वांटिटी 1 पे हम टोटल नंबर ऑफ बॉल में से हमको 1 ग्रीन बॉल निकलना पड़ेगा. तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एग्जैक्ट ग्रीन बॉल का नंबर नहीं पता है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा. सो अगर x की वैल्यू हम 4 पकड़ के चलेंगे, अगर x इक्वल टू 4, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3 बॉल्स एंड x की वैल्यू 4 एंड 7 ब्लू बॉल्स, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 14 है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल क्या होगा, तो अगर हम P(x1) हम इसको डिनोट करेंगे. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 14 है, एंड जो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है वो 4 है. सो अगर x की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द बॉक्स, तो इसका आंसर ये होगा, तो ये इक्वल्स टू 2/7. ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो तब कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम x2 मान के चलेंगे, इसको डिनोट करेंगे, तो ये इक्वल्स टू, देखिए 3 रेड एंड x की जगह 5 एंड 7 ब्लू बॉल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15, और इसमें से
जो चूजिंग नंबर ऑफ ग्रीन बॉल है वो 5 होगा ऊपर, क्योंकि 5 ग्रीन बॉल्स है, तो दिस वन इक्वल टू 1/3। अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो तब कितना होगा, हम px3 प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल, तो 3 रेड बॉल और यहाँ पे 6 ग्रीन बॉल एंड 7 ब्लू बॉल, यानी 16 होगा और ऊपर कितने ग्रीन बॉल्स है, 6। ठीक है, यानी ऊपर 6 और नीचे में टोटल 16 बॉल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3/8। ठीक है, देखिए ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। और जो क्वांटिटी 2 पे है वो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल। जस्ट होल्ड ऑन, ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, सो मान लीजिए एक बॉक्स में टोटल ये जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो है, और x की वैल्यू तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर x इक्वल टू 4, पहले हम ये मान के चलेंगे, तो x इक्वल टू 4, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 3 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल एंड 7 ब्लू बॉल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 14। तो अगर बॉक्स में 14 बॉल्स है, तो मान लीजिए आपको बॉल चूज करना पड़ेगा, चूजिंग ऑफ 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल। तो केस 1 और यहाँ पे केस 2। केस 1 पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल, अगर आप मान लीजिए कि जो आप बॉल चूज कर रहे हैं पहले रेड बॉल आप चूज करके वो जो आउटकम होगा वो रेड बॉल होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल इक्वल टू, अगर हम इसको PR से डिनोट करेंगे तो क्या होगा, टोटल बॉल कितना है, 14, और उसमें से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल है, रेड बॉल का संख्या कितना है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, यानी 14 और ऊपर 3 होगा जस्ट बिफोर। देखिए यहाँ पे हमने किया था वही यहाँ पर ही होगा। उसके बाद ये हमने जो रेड बॉल उसका आउटकम निकल चुके हैं, और एक तो रेड बॉल हो चुके हैं, उसके बाद 1 ब्लू बॉल, उसको भी तो हमको निकलना पड़ेगा। तो केस 1 पे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्लू बॉल इक्वल टू, अगर हम इसको PB से डिनोट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, देखिए 14 बॉल में से हमने जो रेड बॉल उसका, सॉरी ये क्या हो चुका है, 1 मिनट, देखिए 14 बॉल में से एक बॉल हमने निकल चुके हैं जो कि चूजिंग ऑफ 1 रेड बॉल, तो एक बॉल हमने निकल के वो बाहर रख दिया है। तो कितना बॉल अभी बॉक्स में है, 13। ठीक है, और इस 13 बॉल में से हमको एक ब्लू बॉल जो कि जिसका आउटकम ब्लू बॉल होगा उसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 13 में से ब्लू बॉल कितना है, देखिए यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि हमको 2 बॉल चाहिए ताकि जहां पर चूजिंग 1 रेड बॉल एंड द अदर वन इज ब्लू बॉल। सो हमको पहले, मान लीजिए आप एज्यूम कर रहे हैं कि जो पहले बॉल आप चूज करेंगे वो रेड बॉल होगा, तो
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 14 है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हमने 4 पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। तो 14 में से रेड बॉल कितना है 3। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल है वो 3/14 होगा। तो एक बॉल हमने निकाल लिया, बॉक्स में से निकल चुके हैं। तो 14 बॉल में से एक बॉल अगर माइनस करेंगे तो 13 बॉल अभी बॉक्स में है। तो उस 13 बॉल में से हमको और एक बॉल भी निकलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। सो 13 यहाँ पे है, 13 में से ब्लू बॉल कितना है 7 ब्लू बॉल, यानी ऊपर 7 होगा। यानी जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल फ्रॉम द बॉक्स इज क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सो पी आर इंटू पी बी, तो ये कितना होगा 3/14 इंटू 7/13। तो 7 में से हम यहाँ पे 2 होगा और ये 3/26 होगा, 3/26, ठीक है। ये रहा केस 1 एंड सेम तरीके से हम केस 2 भी सॉल्व करेंगे। देखिए आपने तो पहले एज्यूम कर लिया है कि पहले अब रेड बॉल आउटकम होगा उसका, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पहले आप जिस बॉल को उठाएंगे वो ब्लू बॉल भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर एक मिनट, सो केस 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्लू बॉल इक्वल टू, अगर हम इसको पी बी से डिनोट करेंगे तो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 14, क्योंकि x की वैल्यू हम x की वैल्यू हम 4 पुट करके चल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 14 है एंड इसमें से चूजिंग ऑफ ब्लू बॉल कितना है 7, यानी ऊपर 7 होगा। ऊपर 7 होगा और एक बॉल हमने निकल चुके हैं। तो सेकेंड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल, उसको हम पी आर से अगर डिनोट करेंगे तो इक्वल टू 14 बॉल में से एक बॉल हमने ऑलरेडी निकल चुके हैं। सो 13 बॉल अभी बाकी है एंड उसमें से जो आउटकम होगा वो रेड बॉल के हिसाब से होगा, यानी 3 रेड बॉल है, यानी ऊपर 3 होगा, ठीक है। तो इसकी तरह ही जो टोटल आउटकम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बॉल्स इज इक्वल टू 7/14 इंटू 3/13, ठीक है। तो दिस वन इक्वल टू 3/26। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये एंड ये सेम आ रहा है, यानी इन केस 1 एंड केस 2 मिला के जो फाइनल आंसर होगा इन दोनों का सम होगा। सो 3/26 प्लस 3/26, ठीक है, इक्वल टू इस दोनों का सम, यानी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/13, ठीक है।
तो ये रहा फर्स्ट जो आंसर। x को अगर हम 4 पकड़ के चलेंगे तो उसका आंसर 3/13। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो x इक्वल टू 4 उसका फर्स्ट आंसर 3/13 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो वही सेम बात। फर्स्ट में अगर एज्यूम कर रहे हैं कि रेड बॉल आउटकम होगा उसका, तो PR कितना होगा? ग्रीन बॉल 5 है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 + 7 इक्वल टू 15। सो 15 में से पहले अगर रेड बॉल चूज करेंगे तो रेड बॉल कितना है? 3, सो ऊपर 3 होगा। और सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखिए ब्लू बॉल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्लू बॉल इक्वल टू कितना होगा? 15 में से एक बॉल हमने निकल चुका है, सो 14 बॉल अभी बाकी है। सो नीचे 14 होगा नीचे में, और ऊपर ब्लू बॉल कितना है? 7, यानी ऊपर 7 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल इज इक्वल टू PR इंटू PB, यानी 3/15 इंटू 7/14। ठीक है, सो ये 2 से कटेगा एंड ये 5 से, तो दिस इज इक्वल टू 1/10। तो केस 2 में पहले एज्यूम कर रहे हैं कि रेड बॉल हम अब चूज करेंगे। हो भी सकता है कि पहले जो बॉल अब उठाएंगे वो ब्लू बॉल है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ब्लू बॉल इज इक्वल टू कितना है? 15 बाई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 15, सो ब्लू बॉल कितना है? 7, यानी ऊपर 7 है। एंड सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल इक्वल टू, सो 15 बॉल में से एक बॉल अपने आप निकल चुके हैं, यानी जो 14 बॉल बॉक्स में है उसमें से रेड बॉल जो आउटकम होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल इज इक्वल टू ऊपर 3 होगा, क्योंकि 3 रेड बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल क्या हुए? 7/15 इंटू 3/14। सो ये भी 1/10 ही होगा। ठीक है, तो टोटल क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। ठीक है, सो कितना होगा? 1/5। तो x की वैल्यू जब 5 हम पुट करेंगे सेकेंड क्वांटिटी में 1/5 आ रहा है। सो x इक्वल टू 6 हम पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू अगर 6 हम पुट करेंगे तो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल, सो 3 रेड बॉल, यहाँ पे 6 ग्रीन बॉल एंड 7 ब्लू बॉल, यानी यहाँ पे 16 होगा। सो ऊपर देखिए रेड बॉल 3 है, यानी 3 आउट ऑफ 16। सो सेकेंड केस में, यानी सेकेंड बॉल चूज जब करेंगे, देखिए 16 में से तो एक अब आपने जो चूज कर लिया है, और तो 16 में से अगर एक बॉल आपने चूज कर लिया है तो 15 बॉल बाकी है, यानी यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, और ब्लू बॉल ऊपर 7। ठीक है, तो अगर टोटल जो आउटकम है वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल फ्रॉम द बॉक्स इज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 3/16 इंटू 7/15। 7/15, सो 3 से
ये 5, ठीक है। सो ये ऊपर 7, 80। तो यहाँ पे देखिए केस 2 में अगर पहले आप ब्लू बॉल एज्यूम कर रहे हैं कि आप ब्लू बॉल चूज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 16, बॉक्स में 16 बॉल्स है, तो उसमें से ब्लू बॉल कितना है 7, यानी ऊपर 7 होगा, और 16 में से एक बॉल तो आपने चूज कर लिया है, तो बॉक्स में कितना बॉल है 15, यानी यहाँ पे सेकंड केस में आपको रेड बॉल फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी सॉरी फाइंड आउट नहीं, चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 होगा, 15 बॉल में से रेड बॉल कितना है 3, यानी यहाँ पे भी सेम 17/16 इंटू 3/15, सो 7/16 एंड 3/15। तो यहाँ पे भी सेम कितना होगा 7/80। Now this one equal to 7/80, ठीक है। तो केस 1 एंड केस 2 मिलाकर इन दोनों का जो सम है वही रिजल्ट है, यानी सो प्रोबेबिलिटी में देखिए एक बार प्लस हो रहा है और एक बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, एक सम फॉर्मूला है और दूसरा मल्टीप्लाई फॉर्मूला है। जब एंड जहाँ पर है, यानी मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल, जब एंड रहता है तब हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज़ होते हैं, राइट। देखिए पहले जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल का आउटकम हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चूजिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल अगर और यहाँ पे रहता है तो तब हम क्या करते, हम प्लस करते, ठीक है। ये और एंड और जो और वाला जो वर्ड है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जब हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल का आउटकम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद जब केस 1 एंड केस 2 का आंसर हम फाइनली प्लस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ सकता है, पहले रेड बॉल उठा सकते हैं या तो पहले जो आप बॉल उठाएंगे वो ब्लू बॉल भी हो सकता है, या तो केस 1 और केस 2 वहाँ पर और जो वर्ड है उसका उपयोग हो रहा है, इसीलिए फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 7/80 इंटू 2, 7/40, राइट। यानी x इक्वल टू अगर हम 6 पुट करके चलेंगे तो आंसर 7/40। तो अब हम क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 कंपेयर करेंगे। सो x के वैल्यू जब हम 4 पकड़ के चल रहे थे तो 2/7 एंड यहाँ पे 3/13, सो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन, इससे ये बड़ा है। जब हम x के वैल्यू 5 पकड़ के चल रहे थे तो 1/3 एंड यहाँ पे 1/5 आ रहे थे, एंड ये भी इससे ग्रेटर है। एंड x की वैल्यू जब हम 6 पकड़ के चल रहे थे तो 3/8 एंड 7/40, यानी ये भी इससे बड़ा है, यानी नो डाउट क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, सो इसका आंसर ऑप्शन 1 है। एंड 2/7 जो फर्स्ट वाला जो डिजिट है ना, आउटकम जो आ रहा है, वो क्वांटिटी 2 में से जो बाकी जो नंबर्स है, जो डिजिट है, यानी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसमें से सभी जो यहाँ पे जो आंसर है ये ग्रेटर देन आ रहा है। अब चेक करके देख सकते हैं, 1/3 ये 3/13 में से बड़ा है, 7/40 में से भी, यानी क्वांटिटी 1 इसका क्वांटिटी 1 ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर क्वांटिटी 2, सो इसका आंसर 1 होगा। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, BE is angle bisector on angle DEC। सो BE DEC एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी E एंगल को इक्वली डिवाइड किया है BE, ठीक है, और DE is parallel to BE। हाँ,
सॉरी ये BE नहीं, ये BC होगा, ठीक है। सो DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE BC से पैरेलल है, यानी जो ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, यानी ट्राइंगल ADE एंड जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, यानी ट्राइंगल ABC, इन दोनों में से ये इस दो एंगल का ये जो दो एंगल एक ही है, यानी सेम है इस दो ट्राइंगल में से। और जो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ADE और ABC, एंगल D एंड एंगल B सेम है, एंड यहाँ पे भी सेम, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये रूल हमने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है। तो आगे जाके देखते हैं, एंगल ABC इक्वल टू 60, यानी इस एंगल 60 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी अगर ये 60 है तो एंगल D भी 60 है, यानी DE एंड BC पैरेलल है। सो अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल के ऊपर अगर हम ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसको हम प्लेस करेंगे, तो आपस में ये तीनों जो एंगल है, इस बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इस तीनों एंगल से इक्वल होगा। तो इस हिसाब से एंगल B यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 डिग्री है, यानी एंगल D 60 डिग्री है ऑब्वियसली। तो एंगल ACB इज 50% ऑफ एंगल EAB, यानी जो एंगल A है एंड एंगल B, इस दोनों का जो रेशियो है ना, सॉरी एंगल B नहीं, एंगल C, एक मिनट, इस दोनों का रेशियो देखिए 50% ऑफ EAB। अगर एंगल A 2 है तो एंगल ACB कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एंगल ACB इस एंगल से आधा है, यानी 50% है। तो अगर इसका रेशियो 2:1 है, यानी तो इससे हम जो इसका एंगल है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक का एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल A एंड एंगल C, इस दोनों का तीनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो उससे अगर हम 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है, जो कि एंगल A एंड एंगल C का सम है। तो यहाँ पे देखिए 2:1 ऑलरेडी एंगल A एंड एंगल C का रेशियो है। अगर ये बराबर 120 है तो 2 बराबर कितना होगा, क्योंकि 3 बराबर 120 है, सो 3 से अगर 120 कटेंगे 40 हो रहा है, तो 2 बराबर 80 होगा एंड 1 बराबर 40 होगा, ठीक है। सो एंगल A 80 डिग्री एंड एंगल C 40 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल C 40 डिग्री तो एंगल E भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 पे एंगल AEB, एंगल AEB, तो एंगल AED, एंगल AEB इक्वल टू एंगल AED प्लस एंगल DEB होगा, ठीक है। सो एंगल AED का जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि 40 है, यानी 40 प्लस एंगल DEB, BE एंगल, ये टोटल एंगल का बाइसेक्टर है, यानी ये जो BE जो लाइन है ये एंगल को, जो DEC एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। सो AC
AEC एक स्ट्रेट लाइन है यानी 180 डिग्री। सो 40 अगर उधर है यानी एंगल AED है, तो जो इधर वाला जो एंगल है ये कितना होगा, इसमें से 40 अगर माइनस करेंगे तो 140। सो 140 डिग्री इक्वल टू एंगल DEC। तो हमको ये पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एंगल DEB चाहिए। देखिए यहाँ पे DEB, तो ये इसका आधा होगा, यानी इसमें अगर 2 हम एक डिवाइड करेंगे तो 70 होगा, यानी कुल मिला के 110। तो क्वांटिटी 2 पे देखिए, एंगल BDE, एंगल BDE यानी ये एंगल कितना है यही पूछ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी 60 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ADB, तो 180 डिग्री माइनस 60, तो 120 इसका आंसर। सो क्वांटिटी 2 ग्रेटर हो रहा है 110 से, ठीक है, यानी जो ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन। B is 25% more efficient than A, यानी जो A एंड B का रेशियो है वो क्या है, 25% मोर एफिशिएंट देन A, यानी 25% यानी 1/4। अगर A का 4 है तो B का कितना होगा 5, यानी 25% मोर है। तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का कितना होगा 5:4, क्योंकि वर्क इक्वल टू टाइम into efficiency. So, efficiency equal to work by time, यानी efficiency is always proportional to 1 by। तो अगर efficiency बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो efficiency घटेगा। तो यहाँ पे A एंड B का जो टाइम का रेशियो है वो 5:4, ठीक है। उसके बाद ratio of time taken by B and C alone to complete the work is 3:5, यानी जो B and C का रेशियो है वो टाइम का कितना है 3:5। सो देखिए, alone B and C and A and B सभी का जो टाइम का रेशियो है वो यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर चाहे वो A के साथ कम करे एंड या C के साथ कम करे, लेकिन B का अकेले जो सभी का एफिशिएंसी एंड जो टाइम का रेशियो है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो A, B एंड C का जो अलोन अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा काम, तो वो हम ये दो रेशियो में से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक फॉलो करेंगे। सो 5 into 3 15 एंड 4 into 3 12 एंड 4 into 5 20, यानी जो अकेले अकेले इस दिन में काम खत्म करेगा। तो उसके बाद क्वांटिटी 1, टाइम टेकन बाय A and B together to complete the work if both work with 100% more efficiency, ठीक है। सो A and B का जो अकेले अकेले काम खत्म करेगा वो 15 and 12 है। अगर ये दोनों साथ में काम करेगा तो कितने दिनों में खत्म करेगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, A B by A plus B, ठीक है। तो 15 into 12 divided by 15 plus 12। सो
ये रहा टोटल टाइम, जो कि अगर ए एंड बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो इस दिन में ये खत्म करेगा ये दोनों, ठीक है। तो अगर 100% मोर एफिशिएंसी के साथ खत्म करेगा तो वक्त कितना लगेगा? चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 15 + 12 27 एंड ऊपर 15 × 12 50 × 12, ठीक है। तो एंड यहाँ पे 3 एंड 5, तो ये 20/3, ठीक है। ये रहा टोटल टाइम। पहले मान लीजिए कि एफिशिएंसी 100 था, तो 100% मोर एफिशिएंसी के साथ अगर दोनों काम करेंगे तो ये बराबर, ये तो पहले वाला जो टाइम था वो जब 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इन दोनों का रिलेशन जब एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम 1/ उसका रिवर्स होगा, ठीक है। ये 20/3 ये टाइम है, ये बराबर कितना होगा 1/100, ठीक है। क्योंकि ये रहा टाइम एंड अगर टाइम हमेशा 1/ एफिशिएंसी यानी उसका रिवर्स होगा तो ये 1/100 के बराबर होगा। अगर 100 ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो 200 होगा, यानी 1/200 बराबर कितना होगा 20/3 × 100/200। ये 2 0 कैंसिल एंड ये 2 से ये कैंसिल, यहाँ पे 10, यानी यहाँ पे 10/3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 10/3 है। एंड उसके बाद जो क्वांटिटी 2 पे क्या है वो देखते हैं। टाइम टेकन B and C together to complete the work if both work with 125% more efficiency. So B and C अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो यहाँ पे देखिए B and C 12 and 20, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो 12 × 20 divided by 12 plus 20, so ये 32 नीचे एंड ऊपर 12/20, 4 3 8, ठीक है। सो 4 एंड ऊपर 5, सो दिस इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। ये पहले देखिए 100% एफिशिएंसी के साथ कर रहे थे, यानी टाइम बराबर 1/ एफिशिएंसी, यानी ये 1/100 होगा एंड 1/100 बराबर 15/2, तो 125% ज्यादा, यानी 100 से अगर 125 हम ऐड करेंगे तो 1/225, ये बराबर कितना होगा 100/225 इंटू 15/2, सो ये दो 50 एंड 15 से ये कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 15 एंड 15 जा 225 और ऊपर 50 नीचे 15, सो ये भी कैंसिल आउट होगा 1 एंड नीचे 3, सो ये 10/3 है इसका आंसर, ठीक है। क्वांटिटी 2 में 10/3 आंसर आ रहा है।
तो इसका मतलब क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 में सेम आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन 5। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस था। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो सेशन है ये कैसा रहा। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर।